बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है वो अब किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से इसराइली फ़ोर्सेस फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही हैं, मुसलमान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, मर्दों को शहीद किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को, यहाँ तक कि जो अस्पताल हैं उन पर भी बम गिराए जा रहे हैं और किसी भी जंगी अदब का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा, इंसानियत को पामाल किया जा रहा है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों के जो जज्बात है वो मजरूह हो रहे हैं, मुसलमान जो कौम है वो तशवीश में मुब्तला है, दर्द में है, आंसू बहा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इसराइल से बाहर यहूदी आबाद हैं, अमेरिका में और दीगर मगरबी ममालिक में, वो तक फ़लस्तीनियों के हक़ में और इस जुल्म बर्बरियत के हक़ में बाहर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि यहूदियों का नाम इस्तेमाल करते हुए जो इसराइली यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है और यहूदी जो अमेरिका में बस रहे हैं और दीगर मुल्कों में बस रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो यहूदी हैं दीगर ममालिक में, वो भी अब इस जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये तो हो गई एक बात, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसराइली फ़ोर्सेस जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हों, इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं उनके कोई रूल्स हों, उसको पैरों के नीचे रौंद कर फ़लस्तीनी मुसलमानों को तबाह करने के दर पे है। यानी उनको उनकी नस्ल कुशी में इतना हद से गुजर चुका है कि किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा और हथियारों की नुमाइश की जा रही है। अमेरिका किस तरह से इसराइल की मदद के लिए सामने आ रहा है, यूके किस तरह से अलल ऐलान ये कह रहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल की फतह के लिए दुआ गवाएं, ये यूके का बयान है। और किस तरह से जो दीगर यूरोपीय यूनियन के कुछ अहदेदारान हैं वो भी इसराइल के हक़ में बातें करें। अमेरिका ने बहरी जो बेड़ा है, वो 2 बहरी बेड़े हैं जो इस वक्त इसराइल की मदद के लिए पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से ताकत की जो है वो नुमाइश की जा रही है, इजहार किया जा रहा है, जंगी जहाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कुव्वतें हैं, मैंने जिस तरह से अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि 56 इस्लामी ममालिक हैं जिसमें से सिर्फ ईरान है जो कि खुल के फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आया है। सऊदी अरब ने बयान की हद तक फ़लस्तीन की हिमायत की है, मुसलमानों की हिमायत की है और इसराइल की जुल्म जो बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ बयान दिए। लेकिन क्या सिर्फ बयान से काम चलेगा? जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं जो इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ बाइकॉट कर रहे हैं सफारती सतह पर। क्या सिर्फ बाइकॉट करने से इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज आएगा? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक को, जिस तरह ईरान बरमला इजहार कर रहा है, जंग का ऐलान कर रहा है, जंग का इसराइल के ख़िलाफ़, और अलल ऐलान ये बता रहा है कि हम फ़लस्तीन को जंगी हथियार भी फराम करेंगे और कर भी रहा है मुबैना तौर पर। अमेरिका ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है और बज़ाहिर जो है वो मुबैना तौर पर ये नज़र भी आ रहा है कि ईरान जो है वो हथियार हों, जंगी या कोई भी जंगी ज़रूरत हो, उसके हवाले से फ़लस्तीन को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है मुबैना तौर पर। तो इसी तरह से अब अलल ऐलान मुस्लिम दुनिया को भी इसराइल को उन्हीं की ज़ुबान में रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगी, तभी इसराइल अपनी हरकतों से बाज आएगा। अगर सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर बयान देने की हद तक ही इस सारी सूरत हाल को रखा जाएगा तो फिर इसराइल ना रुकेगा, बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है और वो जो जाहिरियत है वो उसमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अब वो वक्त आ चुका है कि सिर्फ बाइकआउट करने की जगह अब इसराइल की ज़बान में ही इसराइल को जवाब दिया जाए ताकि वो अपने मज़मूम मकासद में नाकामयाब हो सके। और ये जो जुल्म किया जा रहा है और जिस तरह से मज़लूम फ़लस्तीनी पुकार रहे हैं इस वक्त मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम क़ुव्वतों को, अब वक्त आ गया है कि मदद के लिए खुलकर सामने आया जाए और जो इसराइल है उसको उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। ये तो हो गई जो गज़ा में सूरत हाल है उसके हवाले से हमने आपके सामने मंजरनामा रखा। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात करें, तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान है वो भी सफारती सतह पर इसराइल की जुल्म बर्बरियत को कंडेम कर रहा है और उसकी मज़म्मत भी कर रहा है, उस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से और कोशिश की जा रही है कि हर सतह पर आवाज़ उठाई जाए फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो अब कल बल्कि इतवार को 21 अक्टूबर बरोज़ इतवार को मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी का दिन है और अब एक दिन रह चुका है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी में। और अब देखना यह है कि जो तैयारियां की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होती जा रही हैं और ये दावा अपनी जगह पर कायम है मुस्लिम लीग नून का कि भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। ना सिर्फ इस्तकबाल यानी कि लोगों को जमा करके किया जाएगा बल्कि अब
तैयारे भी बुक कर लिए गए हैं जो कि 21 अक्टूबर को आसमानों से फूल बरसाएंगे और मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए ये एक जिद्दत भी अपनाई गई है। तो खैर ये तो उनकी वापसी की तैयारियों से मुतल्लिक एक बात है। और दूसरी तरफ जो बात अब इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर बहस है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि अब हिफाजती ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है जो बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से, लेकिन बात यह है कि क्या इखलाकी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को ज़मानत के लिए अप्लाई भी करना चाहिए था या फिर वापस आते ही जो अपने अदालती केसेस हैं उनका सामना करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अदालत से इजाज़त लेकर गए थे तो वो सिर्फ 4 हफ्तों की इजाज़त थी और वो इलाज के लिए थी और उनको 4 हफ्तों बाद वापस आना था। और ज़मानत किसने दी थी? मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है अब पाकिस्तान के और सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। तो क्या इखलाकी तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात की वजाहत देनी चाहिए या नहीं अदालत में जाके कि उनकी गारंटी थी, इसके बावजूद भी उनके भाई वापस क्यों नहीं आए 4 हफ्तों बाद? और ये कहकर इस बात को पोस्टपोन किया गया कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है, सर्जरी की ज़रूरत है। और जो रिपोर्ट अक्टूबर में जमा कराई गई, अभी रीसेंट रिपोर्ट जो जमा कराई गई, उसके मुताबिक भी मियां नवाज शरीफ साहब अभी बीमार हैं। तो अब बीमार होते हुए वापस आ रहे हैं और जब अदालती जो वक्त दिया गया था 4 हफ्तों का, जब वो पूरा हुआ तब वो वापस नहीं आ सके। तो इखलाकी जो जवाज़ मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनता है वो ये है कि हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई करने से पहले या किसी भी ज़मानत के लिए अप्लाई करने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले वापस आकर एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अदालतों का सामना करना चाहिए था, अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए था, सबसे पहले जेल जाना चाहिए था। क्योंकि वो इश्तिहारी भी हैं और वो इसके अलावा मुजरिम भी हैं, कन्विक्टेड हैं। तो उनको सबसे पहले तो इखलाकी तौर पर मेरे नज़दीक जेल जाना चाहिए था, या जो भी अदालती कार्रवाई है उसका सामना करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हिफाजती ज़मानत करवाएगी। ना सिर्फ हिफाजती ज़मानत करवाएगी बल्कि उनके पाकिस्तान लैंड करते ही इस बात को भी यकीनी बनाया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाए, ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर बल्कि जो आसमान पर तैयारे हैं उनको भी अब मैंने आपको बताया कि बुक कर लिया गया और वो भी फूल बरसाएंगे। तो ज़मीनी और फ़ज़ाई दोनों इस्तकबालिये का जो है वो भरपूर इंतज़ाम किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को होता क्या है, किस हद तक कामयाब हो पाते हैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने पर, और मीनार पाकिस्तान पर जो दावा किया जा रहा है कि वो जलसा करेंगे वो कामयाब होता है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। बहरहाल इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की, हमने देखा कि हालिया जो कमी की गई है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में और इसके अलावा जो डॉलर नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू नीचे आ रही है, इस सारी सूरत हाल के बाद आवाम को बाज़ाहिर ये रिलीफ नज़र आया, ये मुस्बत एक पेशरफ नज़र तो आई कि मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर की वैल्यू कम हो गई। लेकिन इसके जो असरात हैं वो निचली सतह तक कब मुंतकिल होंगे, इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। गरीब आदमी अब इस बात को देख रहा है, इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो आम दाल, सब्ज़ी, रोटी, फल हो गए, ये जब वो बाज़ार में लेने जाता है तो ये कब सस्ते होंगे? बल्कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। जो नॉर्मल मार्केट्स हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत 40 रुपये तक कम हुई है, नीचे आई है, तो उस लिहाज से जो बसों के किराए हैं उनमें कमी आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। वो बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। इसके अलावा अगर हम फलों और सब्ज़ियों की बात करें तो उनके रेट्स भी वहीं के वहीं हैं। तो जो नॉर्मल मार्केट्स हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। अगर हम घी की बात कर लें, हम फल सब्जियों की बात कर लें, इसके अलावा जो पैकेज्ड मिल्क होता है उसकी बात कर लें, उसमें भी उसकी कीमतों में भी कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। अंडों की कीमतों में देख लें, उसमें भी इजाफा ही देखने में आ रहा है। और जो दुकानदार हैं उनसे जब सवाल किया जाता है कि भाई अब क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है, डॉलर भी नीचे आ गया है, तो अभी भी इन कीमतों में कमी क्यों नहीं है, तो वो उनका जो एक जवाब होता है वही होता है जी कि पीछे से ही महंगे मिल रहे हैं। ये जो पीछे से ही महंगे मिल रहे हैं ना, इस जो कुलिये को ना हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इस बयानिए को ख़त्म करना पड़ेगा और इस बहाने को ख़त्म करना पड़ेगा कि आप जिससे भी सवाल करते हैं, आप दही लेने चले जाएं, आप दही दूध बेचने वाले से बात करें और उससे कहें भी कि क्यों नहीं सस्ता करे, तो कहते हैं जी पीछे से ही महंगा आ रहा है। तो ये पीछे से कौन महंगा बेच रहा है और पीछे से कौन महंगा ला रहा है, ये इस बात का तयन करना भी इंतज़ामिया का काम है, ज़िला इंतज़ामिया का काम है, मौजूदा हुकूमत का काम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब हों या दीगर सूबों के जो निगरान वज़राए आला हों,
उनकी जानिब से भी दावा तो किया जा रहा है कि अब इस ये जो पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है और ओवरऑल जो डॉलर की वैल्यू में कमी आ रही है, इसका फ़ायदा कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आवाम तक पहुँचाया जाए। और इस हवाले से जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं वो तो इक़दाम करते दिखाई दे रहे हैं, वो इक़दाम कब मौसर होते दिखाई देंगे ये अब हमने देखना है। एक और चीज़ जो अब ज़रूरी है पाकिस्तानी मईशत के लिए वो ये है कि ये जो लोकल ताजिर हैं, जो दूध दही बेच रहे हैं, जो फल सब्ज़ी फ़रोश हैं, या जो एक छोटी परचून वाले लोग हैं, परचून की दुकान वाले लोग, इनको भी अब टैक्स नेट में शामिल करने की ज़रूरत है। जो कैश में डील कर रहे हैं उनको भी उनके जो मुनाफे हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये भी टैक्स नेट में आए और इससे जो एक मज़दूर तबका है, जो एक गरीब तबका है, या जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है लोग, जो सैलरीड तबका है, उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो सके और बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पाकिस्तान के तमाम शहरियों में। ये जब तक इन लोगों को टैक्स इस तरह रहेगा, या जब तक ये इन लोगों के जो दौलत है, ये जो छोटे ताजिर हैं या ये जो कैश में डील करने वाले लोग हैं, इनके प्रॉफिट को, इनकी दौलत को जब तक चैनलाइज नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। और तब तक ये जितने भी मुस्बत आशारी हैं, चाहे डॉलर की कीमत जितनी मर्जी नीचे आ जाए, पेट्रोल जितना मर्जी नीचे आ जाए, लेकिन जब तक आप इन सब लोगों को इक्वली टैक्स नेट में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल हमवार नहीं हो सकेगी। तो हम देखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत कितनी और आगे मुस्बत समत में चलती है और कितने मज़ीद मुस्बत इक़दाम उठाए जाते हैं हुकूमत वक्त की जानिब से, और आने वाली हुकूमत की जानिब से, जिसकी भी हुकूमत होगी वो क्या इक़दाम उठाएंगे पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से रोशन करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह ने के बाद।